उसमें एक बहुत ही होनहार प्रोड्यूसर, 25 साल की एकदम यंग, बहुत ही ज़्यादा एंथू, काम करने का जोश, बहुत टैलेंटेड। और डेली हम लोगों का आमना सामना, क्योंकि क्राइम की जितनी भी खबरें होती थी जो प्रोडक्शन पे जाती थी वो उसको लगभग डील करती थी डेली। नाम था सौम्या विश्वनाथन। साउथ की सौम्या यहाँ आकर जर्नलिज्म करती है और हेडलाइंस टुडे ज्वाइन करती है। और ठीक 10 साल हो गए 30 सितंबर को, जब सौम्या की मौत हुई थी, उसका कत्ल किया गया था। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं डायरेक्ट हम तमाम लोगों से। लेकिन जिस रात ये वाक़या हुआ, ये घटना हुई, जब वो ऑफिस से निकली थी, उसमें से जो 2-3 आखिरी लोग मिलने वाले थे उनमें से एक मैं भी था। तब वीडियोकॉन टावर में हमारा दफ्तर हुआ करता था और बहुत लेट हो गया था उस दिन। मुझे आज भी याद है, वो सोमवार का दिन था और 30 सितंबर 2008 की बात थी। असल में हुआ क्या था कि उस दिन शाम से ही गुजरात के एक जगह पे एक ब्लास्ट हुआ था और महाराष्ट्र के मालेगांव में टोटल मिलाकर 3 ब्लास्ट हुए थे और करीब 10 लोगों के मरने की खबर थी। और ये ब्लास्ट एक के बाद एक करके हो रहे थे। और ये जब ब्लास्ट की खबर आ रही थी तो हम लोग डरे हुए इसलिए थे कि मई 2008 से, ये मैं सितंबर की आपको बात बता रहा हूँ, 2008 मई से ही अलग अलग शहरों में लगातार सीरियल ब्लास्ट हो रहे थे। जयपुर में हुआ, फिर बेंगलोर में हुआ, फिर अहमदाबाद में हुआ, फिर आपके दिल्ली में हुआ। और ब्लास्ट सिर्फ एक नहीं होता था, एक अगर हुआ तो उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 या 5, 6, 7 तक गया। तो जब 30 सितंबर मंडे के दिन 2008 अचानक खबर आती है कि मालेगांव में धमाका हुआ, इसके अलावा मोदासा जो गुजरात में एक जगह वहाँ पर, तो ये 3 धमाके की खबर आई, इसमें 10 लोगों के मरने की खबर आई। लेकिन इससे भी एक और बड़ी खबर शाम होते होते आई, वो ये कि अहमदाबाद में पुलिस ने कई जगह पे जो उनको सूचना मिली लावारिस वस्तु पड़ा हुआ है, कुछ क्या है उस बारे में, तो 17 जिंदा बम मिले थे उसी 30 सितंबर 2008 को अहमदाबाद के अलग अलग जगहों से। और वो 17 बम, सोचिए, ऊपर वाले का करम था कि वो फटा नहीं, ब्लास्ट नहीं हुआ और पुलिस ने उन सारे बमों को डिफ्यूज़ कर दिया, वरना तबाही क्या होती। तो एक तो मालेगांव और मोडासा में धमाका, 10 लोगों की मौत, ऊपर से 17 जिंदा बम। तो एज ए न्यूज़ पर्सन, एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट, वो सारे लोगों के लिए, चाहे वो रिपोर्टर हों, प्रोड्यूसर हों, बॉस हों, एंकर हो, हर एक के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा भागदौड़ वाला दिन था। और मई का वाक़या जो बता रहा था, लगातार सिलसिलेवार जो ये ब्लास्ट हो रहे थे, तो वो डरा भी रहा था कि पता नहीं 17 तो जिंदा चलो मिल गए, 3 ब्लास्ट हो चुका है, आगे पता नहीं और क्या होगा, और किसी शहर से खबर ना आए। तो हम सब इसी चक्कर में सब उलझे हुए थे और अपना अपना काम भी कर रहे थे। और धीरे धीरे रात इसी खबरों के चक्कर में बहुत लेट हो गया। और सौम्या की उस दिन जो शिफ्ट थी वो 3 से 12 की थी, दोपहर 3 बजे से रात 12 बजे तक। जनरली ये प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन में ये शिफ्ट होती है, एक मॉर्निंग की होती है, एक की है, और फिर नाइट में होती है। तो वो 3 से 12 की शिफ्ट थी। लेकिन इस ब्लास्ट की खबरों की वजह से, चूँकि लगातार अपडेट आ रहे थे और सब कुछ लाइव था, एंकर भी लाइव था, वरना आमतौर पर 12 के बाद, कुछ बुलेटिन के बाद फिर रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद सुबह 5-6 बजे तक वो रिकॉर्डिंग ही चलता रहता है या रिपीट शोज़ चलते रहते हैं। बट उस दिन ऐसा नहीं हुआ था। उस दिन ये था कि लगातार सब लाइव पे थे। तो सौम्या भी इस ब्लास्ट की वजह से ऑफिस में रुकी हुई थी और लेट हो गया, जबकि उसको 12 बजे तक उसकी शिफ्ट थी। 12 साढ़े 12 की ड्रॉपिंग से उसको घर जाते हैं। कई बार वो ड्रॉपिंग नहीं लेती थी क्योंकि वो खुद ड्राइव करके आती थी। तो उस दिन भी यही हुआ कि 12 की जगह पे उसको लगभग 3 बज गए ऑफिस में काम करते करते। और मुझे याद है कि करीब 3, पौने 3 बजे, 3 बजे के आसपास, जब वो 4th फ्लोर पे वीडियोकॉन टावर में दफ्तर था। हम लोग जनरली 7th फ्लोर पे बैठते थे, आज तक के लोग, और हेडलाइंस टुडे के 4th पे। लेकिन आउटपुट सारा जो था वो 4th फ्लोर पे था। तो स्टोरी करने के बाद हम सब 4th फ्लोर पे ही थे। और उसी दौरान में देखा कि सौम्या वहाँ से निकल रही है। वो लिफ्ट के ज़रिए ग्राउंड फ्लोर पे जाती है। ऑफिस का सीसीटीवी ये दिखाता है कि 3:02 पर वो लिफ्ट में एंट्री करती है। और नीचे जब उतरती है तो हमारे जो वीडियोकॉन टावर में जब नीचे उतरते हैं तो सामने एक कैफ़े डे का एक स्टॉल लगा हुआ था, जिसमें जनरली ऊपर जिसको कैंटीन में कुछ नहीं, चाय पीनी है, कॉफ़ी नहीं पीनी, तो वो नीचे भी पी सकता है। तो वो कैफ़े डे लगा हुआ था। तो काम का प्रेशर इतना था कि सौम्या रात करीब 12 बजे नीचे उतरती है, एक कॉफ़ी लेती है, और कॉफ़ी लेने के बाद उसके पास चेंज पैसे नहीं थे, तो कहती है मैं वापसी में जाते हुए दूंगी। तो वो वापस ऊपर चली जाती है। फिर वो जब 3:02 पर निकलती है तो जाने लगती है, तो वो कैफ़े डे वाला लड़का आवाज़ देता है, नरेश नाम का लड़का उस दिन ड्यूटी पे था। तो वो उसको याद आता, कहती है वो सॉरी है। तो वो उसको पैसे पर्स से निकाल कर देती है और फिर बाहर निकलती है। बाहर पार्किंग में उसकी गाड़ी पार्क थी, वाइट जेन कलर जो था वो उस गाड़ी में आती थी।
कई बार ऑफिस के ड्रॉप से भी जाती थी, लेकिन उस दिन वो अपना जेन वाइट कलर का वो लेकर आई थी। तो पार्किंग में जाती है, गाड़ी में बैठती है, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके पार्किंग से बाहर निकलती है, सारा सीसीटीवी फुटेज में। और ये जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ ये इसीलिए कि बहुत सारे लोग, शायद आप लोग सौम्या विश्वनाथन या इस केस के बारे में जानकारी ना रखते हों, तो मैंने खासतौर पर आज कहा था अपने टीम से कि एक तो सौम्या की तस्वीर और ये सारी चीज़ें, और इसी में आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी आपको बीच बीच में देखने को मिलेगा, जो उसकी आखिरी तस्वीरें कैद हुई थी दफ्तर में। जैसे ये है, ये आप जो देख रहे हैं, ये सौम्या विश्वनाथन की वो उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज है जब ये दफ्तर से निकल रही है। और ये यहाँ पे जब आती है, और ये जो आप देखेंगे अगली जो तस्वीर, ये एक्चुअली वो उसको यहाँ पे ये डेट देखिए इसका निकलना, 3:02 जो मैंने आपको बताया इसके निकलने का वक्त। और फिर यहाँ से ये अपने मेन एंट्रेंस है, यहाँ से जाके लेफ्ट में पार्किंग है। तो ये सौम्या की आखिरी तस्वीरें हैं ज़िंदगी की। इसके बाद सौम्या को ज़िंदा किसी ने नहीं देखा था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उसके बाद वो पार्किंग में जाती है, पार्किंग से गाड़ी निकालती है, लेकिन गाड़ी थोड़ी दूर पर रोक देती है ऑफिस के ही सामने। उसके शीशे में कुछ डस्ट था, तो उतर के विंड स्क्रीन साफ़ करती है, फिर वापस गाड़ी में बैठती है और गाड़ी वीडियोकॉन टावर से निकल जाता है, मतलब ऑफिस से निकल जाता है। तब टाइम जो हुआ था वो 3:07 हुआ था। 3:02 पे यहाँ से ऑफिस निकलती है, और 3:07 मतलब गाड़ी में बैठना, फिर रोकना, फिर विंड स्क्रीन को साफ़ करना, और उसके बाद वहाँ से सौम्या निकल जाती है। अब पार्किंग के अंदर तक की तो सारी जो तस्वीरें हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, लेकिन पार्किंग के बाहर जैसे मेन रोड आता है वहाँ पे कोई कैमरा नहीं था, इसलिए वहाँ की कोई तस्वीरें नहीं है। लेकिन सौम्या के निकलने के बाद उसी पार्किंग से अगली गाड़ी जो निकलती है वो 25 मिनट के बाद निकलती है। उसके साथ कोई गाड़ी नहीं निकली, उसके फ़ौरन बाद कोई गाड़ी नहीं निकली, उससे ठीक पहले कोई गाड़ी नहीं निकली। अगली गाड़ी जो किसी एम्प्लॉय की निकलती है वो 25 मिनट के बाद। इसका मतलब ये होता है कि उसका ऑफिस से किसी ने पीछा नहीं किया और वो अकेले गई। दूसरी चीज़ ये है कि गाड़ी में वो अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था, ये भी इससे साबित हुआ। अब सौम्या की गाड़ी वहाँ से निकलती है और सौम्या का घर जो था वो वसंत कुंज पे था। रात 3 बजे के करीब ट्रैफिक दिल्ली में कम होता है, हालांकि वसंत कुंज के उस रोड पे जहाँ से एयरपोर्ट वो शुरू होता है तो थोड़ी सी ट्रैफिक ज़्यादा होती है, लेकिन बाकी जगहों पे सन्नाटा होता है। तो रफली 30 मिनट में वो घर पहुँच जानी चाहिए थी उसको। रात 3 बज के जब ये 7 मिनट पर निकलती है, उसके करीब 25 मिनट के बाद 3:30 3:32 के बीच में सौम्या अपने फादर को फ़ोन करती है और कहती है कि चूँकि घर वाले जाग रहे थे, उसने बता दिया था मैं लेट हो गई हूँ, ब्लास्ट की वजह से स्टोरी कर रही हूँ। तो कहती है कि बस मैं वसंत कुंज के पास पहुँच गई हूँ, नेल्सन मंडेला मार्ग के पास, और बस अब मैं अगले 5 मिनट में घर आ जाऊँगी। तो फादर मदर भी उनके थोड़े से मुतमईन होते हैं, इत्मीनान हो जाता है कि चलो सौम्या ठीक है, आ रही है। लेकिन इस फ़ोन करने के ठीक 7 मिनट के बाद 3:40 पर नेल्सन मंडेला मार्ग के एक डिवाइडर के पास सफ़ेद रंग की जेन कार डिवाइडर से टकराकर उल्टी पड़ी हुई थी। कुछ लोग देखते हैं तो उसमें से एक राहगीर पुलिस को कॉल करता है 100 नंबर पे। पुलिस फ़ौरन पहुंचती है तो देखती है एक वाइट जेन कार है और वो पलटी पड़ी हुई डिवाइडर से टकरा चुकी है। जो ड्राइवर साइड की जो सीट थी उसका पूरा शीशा टूटा हुआ था, और एक लड़की उस कार में है, ड्राइवर की जो सीट पे उसी पे वो बैठी हुई, और उसके सर से बेतहाशा खून बह रहा है, सर में इंजरी है बहुत ज़्यादा। पुलिस फ़ौरन एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाती है, चूँकि सबसे नज़दीक वहीं था, लेकिन वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मौत हो गई है। अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, बाकी मोबाइल, सारी चीज़ें थी, उससे फ़ौरन पता चल जाता है कि ये हेडलाइंस टुडे की एक जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन है। रात को ही हम लोगों को खबर मिलती है, मैं भी उस वक्त जस्ट घर पहुंचा था। तो पहली चीज़ जो आई थी वो यही थी, और जो पुलिस ने बताया कि ये एक्सीडेंट का केस है, रोड एक्सीडेंट है, और गाड़ी जो है वो टकरा गई डिवाइडर से, और उसकी वजह से सौम्या हेड में इंजरी थी और वो डेथ हो गई। तो हम जितने लोग थे, सारे बॉसेस को भी पता चल चुका था, सबको इन्फॉर्म भी कर दिया गया। जो नाइट रिपोर्टर था उसको फिर भेजा गया, वो अपना एम्स ट्रॉमा सेंटर में, फैमिली के लोग भी पहुंच गए, सारी चीज़ें होती रही। अब सुबह जो है करीब 11 बजे के आसपास सौम्या का पोस्टमार्टम होता है, और अब तक हम सब मान के चल चुके हैं कि एक रोड एक्सीडेंट है। लेकिन ये भी था कि मतलब सौम्या हमेशा स्लो गाड़ी चलाती थी, सारे उसके जो जितने भी जानने वाले हैं सब यही मानते हैं। फिर ये हुआ कि नहीं, हो सकता है कि कुछ लेट हुआ और नींद की झपकी आ गई हो, रात काफ़ी थी, 3 से ज़्यादा का वक्त था। तो ये सारी बातें अलग अलग थ्योरीज चल रही थी, बट ये था कि अब पुलिस ने कहा गाड़ी जिस हालत में मिली, सर में इंजरी है, तो वो रोड एक्सीडेंट है। 11 से 11:30 के बीच में एम्स में पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट जैसे ही डॉक्टर साहब बाहर आके बताते हैं, चूँकि हम लोग की पूरी टीम वहाँ पे थी, सारे कुलीग भी वहाँ पे थे, तो पूरा केस पलट जाता है। पता चलता है कि वो जो एक्सीडेंट में बताया गया था कि सर में इंजरी, सर में चोट लगी, सर में ज़्यादा खून बहा था एक्सीडेंट की वजह से, वो नहीं था। असल में उसके सर के पिछले हिस्से में गोली धंसी हुई थी।
अब जैसे ही ये खबर आती है तो हर एक कोई दंग, क्योंकि मामला एक्सीडेंट का, रोड एक्सीडेंट का, अब अचानक यहाँ पे गोली, इसका मतलब है मर्डर, कत्ल। तो ये कैसे मुमकिन है? पुलिस भी फ़ौरन केस में फिर सारे सेक्शन चेंज करती है। अब 302 का मामला दर्ज किया था, मामले की जांच शुरू होती है। जांच की शुरुआत हमारे दफ्तर से ही होती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है, जो मैंने आपको लगातार, आप इसमें भी देख रहे हैं। वो सारी चीज़ें जितनी कुलीग, उनसे पूछताछ होती है। कॉल डिटेल खंगाले जाते हैं सौम्या के, आखिरी बार कौन मिला, उसके दोस्त कौन थे, रात में किससे बात हुई, सारी चीज़ें। लेकिन उससे कोई क्लू नहीं मिलता है। जो जो फैक्ट्स आपको मैं बताया था, वो सारी चीज़ें, वही कहानियाँ पुलिस को भी बताई गई और वही सच भी था। किसी से दुश्मनी नहीं, कोई प्रोफेशनल राइवलरी भी नहीं, कोई बॉयफ्रेंड का भी एंगल नहीं, क्योंकि पुलिस ने हर एंगल से इसको मामले की तफ्तीश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस के ऊपर प्रेशर, चूँकि एक तो मीडिया का मामला और रात में इस तरीके से एक लड़की का कत्ल। दिल्ली वैसे ही महिलाओं को लेकर बदनाम है कि यहाँ पे उनकी सेफ्टी नहीं है। तो अब उस वक्त डीसीपी धालीवाल हुआ करते थे एक, अब तो खैर वो उनका बहुत प्रमोशन हो गया, अब काफ़ी अच्छे अफसर, तो मीडिया फ्रेंडली भी, तो सारी उनसे सारी रिपोर्टें भी मिलती रहती थी, हम लोग लगातार लगे हुए थे। इसके बाद फिर पुलिस ने कहा कि हम इसकी 4 अलग अलग एंगल से जांच करेंगे और उस 4 एंगल में ही कोई एक चीज़ छुपा हो सकता है तो पता चलेगा। तो उसमें पहला था रोड रेज, क्योंकि दिल्ली में जनरली सड़क पे लोगों को गुस्सा बहुत आता है। आपने अगर हॉर्न बजा दिया, किसी की गाड़ी किसी से टच भी कर गई, तो वो हाथापाई, कई बार तो मर्डर तक हो चुका है पार्किंग और इसको लेकर। तो अब पुलिस ये देखती है कि वीडियोकॉन टावर से लेकर नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज तक तमाम जो सीसीटीवी फुटेज रास्ते में कहीं कहीं जहाँ जहाँ अवेलेबल थे, बहुत कम थे उस वक्त, एयरपोर्ट के रास्ते में तो फिर भी थे, इधर नहीं थे, लेकिन वो उससे कि कोई पता चले कि किसी रेड लाइट पे हॉर्न देने को लेके या आगे पीछे होने को लेके सौम्या का किसी से झगड़ा हुआ और गुस्से में उसने उसको मार दिया हो। तो रोड रेज के एंगल से तमाम इंक्वायरी की गई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा जो था इनका पुलिस का कि छेड़छाड़ वाला, कि रात को एक अकेली लड़की ड्राइव करके जा रही है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि जो मनचले हैं और उन लोगों ने पीछा किया और सौम्या ने उनको कुछ गुस्से में कह दिया और फिर उन्होंने गुस्से में पलट के उसको गोली मार दी। तो उस एंगल से भी जांच की, लेकिन उसमें पुलिस को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तीसरा था लूट पाट की जो थ्योरी थी, कि एक अकेली लड़की जा रही है और ऐसे बहुत सारे गैंग वैंग काम करते हैं जो देख के लूटने के लिए, मोबाइल, पर्स, गाड़ी, कुछ भी। तो पुलिस ने उस एंगल से भी जाँच की। चौथा था कि कोई पुरानी रंजिश, प्रोफेशनली रंजिश, कोई बॉयफ्रेंड का इशू, इस तरह की चीज़ें ऑफिस में। तो ये 4 थ्योरी से पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वक्त बीतता गया, वक्त बीतता गया। 30 सितंबर का ये वाक़या था और लगातार प्रेशर भी, और करते करते 2008 से 2009 आ जाता है। 2009 मार्च का महीना आ जाता, करीब 6 महीने बीत गए और इन 6 महीने में कुछ भी नहीं पता चला पुलिस को कि हुआ क्या है। प्रेशर लगातार पड़ रहा था, सौम्या के माँ बाप भी परेशान, इधर हम लोग भी परेशान। और ये भी, उस वक्त तो हम लोगों ने बहुत सारे ताने भी सुने थे कि यार तुम लोग कैसे क्राइम रिपोर्टर और अपनी एक कलीग का एक इस तरह से मौत हुई और तुम लोग उसके तह तक नहीं पहुंच पा रहे हो। हालांकि हम लोग कई बार कहते थे कि देखो बेसिकली हम लोग क्राइम रिपोर्टर हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन या इस तरह की चीज़ें, इसका जो ये एक जांच एजेंसी का काम है, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। हाँ, हम लोग इधर उधर से जहाँ से भी क्लू और बाकी चीज़ें कोशिश करते हैं, या अगर पुलिस गलत काम कर रही है तो उसको सही कराने के लिए प्रेशर डालने का सिर्फ काम कर सकते हैं, हम अथॉरिटी नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही थी। इवन हम लोगों के घर में जानने वाले भी पूछते थे क्या हुआ, लगातार यही बातें होती थी, सौम्या का कातिल पकड़ा गया कि नहीं, और सबसे बड़ा सवाल उसको क्यों मारा गया। और ये सवाल हम सब भी, इसका भी जवाब जानना चाहते थे। तो सही 30 सितंबर से मार्च 2009 आ गया, 6 महीने हो गए पुलिस को। इस दौरान पुलिस ने बहुत सारे लोगों को उठाने की कोशिश की। कई बार पुलिस ने इस मामले में उस एक ये भी निकाला कि जिस जगह पे ये हादसा हुआ था, वहाँ पे एवरेज 7 सेकंड में एक गाड़ी ज़रूर गुजरती है, चूँकि और रात को गाड़ियों की थोड़ी संख्या ज़्यादा इसलिए होती है कि एयरपोर्ट है, पालम एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल IGI एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट ज़्यादातर रात को होती है, तो वहाँ पे रात को जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा होता है। तो एवरेज 7 सेकंड में एक कार ज़रूर गुजरती है, मतलब एक कार और दूसरे कार के बीच में इतना फासला होता है कि एक दूसरे को देख सकें। तो पुलिस बाकायदा पब्लिक से अपील करती है मीडिया के थ्रू कि उस रात 30 सितंबर को 3:30 से लेकर 3:40 तक अगर किसी ने यह हादसा होते हुए देखा हो, इस गाड़ी को देखा हो, तो वो आए, अपना बयान दर्ज करें। तो बहुत सारे लोग इसमें आए भी, लेकिन वो ज़्यादातर वो लोग थे जो हादसे के बाद जिन्होंने देखा था, जिन्होंने उस गाड़ी को पलटे हुए देखा, डिवाइडर के साथ एक लड़की को अंदर लहूलुहान देखा। लेकिन उससे पहले उस गाड़ी या उस लड़की के साथ क्या हुआ, ऐसा कोई विटनेस सामने नहीं आया। तो ये भी पुलिस की कोशिश नाकाम रही। खैर उसके बाद ये मार्च का महीना आता है और मार्च में पुलिस अभी भी अपने तमाम केस पे लगी हुई थी। अचानक ये केस एक अजीब उससे खुलता है, इत्तेफाक से, जिसके लिए सारी पुलिस ने सारी कोशिशें कर ली थी। एक जिगीशा घोष नाम की लड़की थी, ये भी
27 से 28 साल की, और ये कॉल सेंटर में काम करती थी। तो उसी वसंत कुंज के रास्ते में जिगीशा का मर्डर हो जाता है, और उस मर्डर में कुछ लड़के इन्वॉल्व थे। तो पुलिस उस मर्डर की तफ्तीश कर रही थी और उसमें भी कोई क्लू नहीं मिल रहा था। तभी पुलिस के हाथ कुछ 3-4 रात को, चूँकि लगातार उस पूरे रूट पे सर्विलांस था, तमाम ऐसे संदिग्ध लोगों पे नज़र रखी जाती थी, तो मार्च के महीने में पुलिस ने एक ग्रे रंग की वैगनार कार को पकड़ी। उसमें 3-4 लड़के थे, 4 लड़के थे टोटल, और उनको पकड़ा रात को। वही करीब 2-3 बजे के आसपास। शक इसलिए हुआ कि लगातार उस रूट पे कभी इधर जाएं कभी इधर आएँ, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी शिकार की तलाश में हैं, यूं ही भटक रहे हैं, मतलब उनकी कोई मंजिल नहीं है, बस वो घूम रहे हैं सड़क पे कि शायद कोई मिले तो वो निशाना बनाए। तो इस शक के बिना पे पुलिस ने उस वैगनार की गाड़ी को रोका और उसको, उसमें लड़के बैठे हुए थे, उनको पकड़ा। पूछताछ की। पहले तो वो बहाना करते रहे कि हम यूं ही घूम रहे हैं, हम मटरगश्ती कर रहे हैं, लेकिन फिर पुलिस ने जब सख्ती की तो उसमें 1-2 लड़के टूट गए, और उन्होंने बताया कि एक्चुअली हम यहाँ रात को निकलते हैं और इसलिए हम इस तरह से जो अकेला होता है उसको लूट पाट करके उसका निकल लेते हैं। तो उन्होंने ये जिगीशा जो घोष थी, कॉल सेंटर में काम करने वाली 28 साल की लड़की, उसके कत्ल की बात मानी। फिर पुलिस ने उनकी निशानदेही पे वो देसी कट्टा बरामद किया जिससे गोली मारी थी। फिर उसके जो एटीएम कार्ड और बाकी चीज़ें थी, जहाँ जहाँ शॉपिंग की, वो सारे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स निकाले, वो सारे प्रूफ निकाले कि हाँ हाँ ये यूज़ किया था और इस पैसे से इन्होंने ये खर्च किया, इस शॉप से यहाँ शॉपिंग की, यहाँ से एटीएम से पैसे निकाले। तो वो सारे बहुत ही सॉलिड प्रूफ हो गए थे। तभी फिर पुलिस को ये जब जांच कर रही थी तो पुलिस को लगा कि ये इनका इकलौता केस नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो उनका बिहेवियर था वो प्रोफेशनल बता रहा था, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो डर रहे हैं, ये है, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं। तो बड़े ही बोल्ड टाइप के। तो कुछ शक हुआ, तो फिर पुलिस टीम ने इनको ज़्यादा फिर और सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की। तो जब पूछताछ की तो अचानक मार्च 2009 में ही एक दिन उन्होंने कहा कि हमने इससे पहले 30 सितंबर 2008 को एक और लड़की को इसी रोड पे गोली मारी थी। हमें नहीं मालूम था उस वक्त वो लड़की कौन है, पर हमने बाद में टीवी चैनल और अखबारों में उसका नाम पढ़ा तो हमें पता चला कि वो टीवी में काम करने वाली एक पत्रकार थी, और उसी से हमें पता चला कि उसका नाम सौम्या विश्वनाथन है, वरना हमें नाम नहीं मालूम था। तो फिर पुलिस ने पूछा कि तुमने क्यों मारा उसको। तो उन्होंने कहा कि रात को हम इसी तरह से घूम रहे थे, सन्नाटा था नेल्सन मंडेला मार्ग के पास, जब ये गाड़ी, और ये जो उसकी जो पहली चीज़ आई थी उसके दिमाग में कि सौम्या को शिकार बनाना, वो कहाँ से आई, जो उसने बताया कि हम इसको काफ़ी 3-4 रेड लाइट पहले से इसको हम फॉलो अनजाने में ही कर रहे थे, तो अचानक देखा कि एक जेन कार जा रही है और वो कार बहुत स्लो जा रही थी। तो सौम्या जो है उस रात बहुत गाड़ी स्लो चला रही थी। अब उसकी 2 वजह हो सकती है, या तो ये कि वो थकी हुई थी, नींद भी आ रही हो, तो शायद इस वजह से, और बीच में उसने अपने घर पे भी फ़ोन किया था, तो फ़ोन पे बात करते हुए भी वो स्लो थी। दूसरा, उस रूट पे उसे ये भी पता है कि थोड़ा सा रिस्की होता है, तो और ज़्यादा सेफ्टी के हिसाब से अपना गाड़ी को स्लो चला रही थी। तो इन लड़कों का कहना था कि जब हमने देखा कि ये बहुत स्लो चल रही है तो इसको शिकार बनाना आसान काम है, इसको काबू में करना आसान है, इस गाड़ी को आसान से रोक के इस पर काबू पाया जा सकता है। तो पहली बार उस सौम्या को लूटने का जो इरादा आया उनको, उसकी गाड़ी की रफ्तार से आया कि ये स्लो है इसलिए आसान शिकार है। तो फिर उन्होंने बताया कि वो गाड़ी लेकर उसके पास गए, जो पास गए तो रुकने का इशारा विशारा जो किया। सौम्या चूँकि एक जर्नलिस्ट थे, इतनी बेसिक उसे पता है कि रात को अनजान ऐसे गाड़ी नहीं रुकेंगे, ना शीशा गिराएंगे। तो उसने फिर उनको देखने के बाद गाड़ी भगाने की कोशिश की। जब उसने गाड़ी भगाने की कोशिश की तो इन्होंने भी तेज़ किया। सौम्या ने फिर अचानक तेज़ गाड़ी भगाई। तब इसमें से एक को आया गुस्सा और उसने क्या किया कि उसको धमकाने के लिए रुक जाए, उसने कट्टा निकाला और गोली चला दी। जो पहली गोली लगी वो गाड़ी के नंबर प्लेट पे लगी आगे, और वो उसको छू के निकल गई। तो उसने फिर दूसरी गोली जो चलाई वो सीधे जो विंड स्क्रीन है उसको पार करते हुए और सोनिया के सर में लगी, और वही गोली उसके लिए जानलेवा साबित हो गई। तो जब गोली सर में लगी तो सोनिया, जाहिर सी बात है कि वो अचानक उसका सब कुछ होश खो बैठी, स्टीयरिंग से हाथ हट गया, और गाड़ी चूँकि वो उनसे बचने के लिए तेज़ भगा रही थी तो गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ गया और गाड़ी जो है वो डिवाइडर से जाकर टकरा गई, और गाड़ी टकराने के बाद उलट गई। फिर वो लड़के घबरा गए तो उन्होंने कुछ लूटपाट नहीं की और वो वहाँ से भाग लिए। तो लूटपाट के इरादे से 6 महीने के बाद पता चला कि सौम्या को मारा गया था। फिर 4 लड़कों की निशानदेही पे एक 5वें का नाम आया और उस 5वें लड़के को भी पकड़ा गया। जिगीशा और सौम्या, इन दोनों के कत्ल का मुकदमा उन 5 लड़कों पे चला। जिगीशा में पहले एक लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था, उसमें लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन फिर हाई कोर्ट ने उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया। सौम्या विश्वनाथन का मामला 10 साल के बाद अभी भी अदालत में है, फैसला आना बाकी है। जबकि पुलिस ने इन 5 लोगों को
एक्यूज़ बनाया हुआ है उसमें। और उन पांचों के खिलाफ, जैसे उसमें एक अजय सेठी है, एक रवि कपूर है, एक अमित कुमार शुक्ला है, बलजीत मलिक और अजय कुमार, तो इन सब पे मर्डर, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना, किडनैपिंग, इन सब के मामले हैं। पुलिस ने उस वैगनार कार को भी बरामद किया है। वो वेपन भी जो देसी कट्टा था, जैसे सौम्या का मर्डर हुआ था, वो भी बरामद कर लिया। उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन सौम्या के घर वालों को और उसके साथ तमाम काम करने वालों को, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, अभी भी मतलब अदालत के आखिरी इंसाफ का इंतज़ार है। तो ये जो कहानी मुझे कुछ और सुनानी थी, लेकिन चूंकि हम लोगों की एक कुलीग से जुड़ा हुआ मामला, और दूसरा ये कि कैसे हम मतलब उस दिन ब्लास्ट की, धमाके की खबरें बना रहे हैं और अचानक आप निकलते हैं और आप खुद गोली का शिकार हो जाते हैं, तो कब क्या किसके साथ हो जाए कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन इस पूरे मामले में, इस पूरी चीज़ों से जो हम लोगों ने बातचीत की और जो एक चीज़ सीखी, वो ये है कि रात को अगर हम कहीं अकेले जा रहे हैं और रास्ता सुनसान है, एक तो कभी किसी के लिए गाड़ी ना रोके जब तक कि आप बहुत सारे लोग ना वहाँ पे मिलें या पुलिस ना दिखाई दे। नंबर दो, कोशिश करें कि इतना स्लो भी गाड़ी ना चलाएं कि आप तक पहुँचना, आपको रोकना, आपको घेरना आसान हो। तो पहला काम तो ये है कि अगर आपको जब लगता है कि ऐसा खतरा है, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि उस जगह तक पहुँचे जहाँ एक तो रोशनी हो, जहाँ लोग हों, पुलिस हो, या कोई ऐसे बिल्डिंग हो जिसमें गार्ड हों, जैसे होटल हो, कोई ऑफिस हो नाइट में जिसमें चल रहा हो। लेकिन न सन्नाटे में कभी रोकें, न एक आध दो लोगों को रोकें देखकर। और लिफ्ट का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हालांकि लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन चूंकि रात को उस भेस में कौन है ये हमें नहीं मालूम, ये आपको नहीं मालूम। तो उससे अच्छा है कि हम सेफ्टी मेंटेन करें, हम कोशिश करें कि हम न रुकें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक इमरजेंसी ना हो, रात को अंधेरे में, सन्नाटे में, सुनसान रास्तों पर निकलना ही अवॉइड करना चाहिए हम लोगों को। तो ये थी पूरी सौम्या विश्वनाथन की कहानी। ऊपर वाला उसके घर के जो लोग हैं उनको सब्र दे। आज भी वो बेचारे आखिरी इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं, बुज़ुर्ग माँ बाप, और उसकी एक बहन है। आज वो 10 साल बाद अगर होती तो काफ़ी तरक्की कर चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड थी और मेहनती बहुत थी। और जितने भी उसके कोलीग हैं वो सब उसे आज भी याद करते हैं, तो सिर्फ अच्छे नोट पर ही याद करते हैं। अच्छे लोगों की यही पहचान होती है। हाल कहानी में जितना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।